की पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर राजस्थान के सलुम्बर और डूंगरपुर जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो वहीं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में सलम्बर जिले की ओर से जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और डूंगरपुर जिले की ओर से जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने राष्ट्रपति से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। समारोह में पुरस्कार ग्रहण करने के बाद सलम्बर के कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि सुगम्य भारत अभियान के तहत जिले के 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया है। इसके लिए रैंप और लिफ्ट का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए दिव्यांगजनों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान में 5900 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र और 4400 यूडीआईडी कार्ड जारी कर गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न विभागों के साथ इसके सहयोग से दिव्यांग समुदाय के लिए बेहतर सुगमता और जागरूकता सुनिश्चित की गई है। वहीं डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत 8692 दिव्यांगजनों को पेंशन, 5100 यूआईटी कार्ड और 217 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1057 दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत 23-24 में कार्य दिवस मनाए गए, सृजित किया गया और 4 करोड़ 60 लाख रुपए की मजदूरी और अर्जित की गई। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से लाने का बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर में 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव के शुभारंभ के पश्चात सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी है। इसमें शिक्षा के डिजिटलाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा गया और उन्होंने वृत्त चित्रों को शिक्षा का प्रभावी माध्यम बताते हुए दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए शिक्षा के प्रभावी प्रचार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में एक दूसरे से संवाद जरूरी है, सब इससे अर्जित ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में प्रभावी प्रस्तुतिकरण ही महत्वपूर्ण है। सीएसी के माध्यम से शिक्षा के डिजिटाइजेशन की नई राहें खुली हैं और इससे आने वाले समय में भारत शिक्षा क्षेत्र में और तेजी से शिक्षा में अग्रसर हो सकेगा। मंगलवार को ब्यावर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले, इसका हर समय प्रयास होना चाहिए। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और वंचित वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान के लिए प्रगतिरत कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए बिंदुवार उपलब्धियों की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, विद्युत वितरण, पेयजल सहित महत्वपूर्ण विभागों के अंतर्गत प्रभावी परिणाम देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता के दें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन सहित अन्य जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमित मिलती रहे, इसे सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाए। और बांदीकुई विधायक के खिलाफ एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल एबीवीपी के सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सदस्यों ने एसडीएम ऑफिस के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया था और जिसको बाद पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा खुलवाया। इसके बाद एबीवीपी के सदस्यों ने विधायक टाकड़ा का पुतला दहन किया है और वही सीएम के नाम एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा गया है कि विधायक भागचंद टाकड़ा का व्यवहार जो है एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ निंदनीय है। आपको बता दें कि सिंडिकेट बैठक के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता अपनी बात रखने पहुंचे थे, लेकिन विधायक ने सुनने के बजाय गाड़ी से कुचलने की बात कही थी, तो वहीं से मामला तूल पकड़ा था।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट आज टोंक से अपनी विधानसभा के दौरे पर हैं, जहां टोंक पंचायत समिति की बरौनी पंचायत के उन्होंने दौर की शुरुआत करते हुए जहां ग्रामीणों की समस्याओं जन समस्याओं को सुना, तो वहीं मंच से संबोधित करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार का पहला साल जनता को किए वादे और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में किसानों की मांगे और बेरोजगारों को रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर कर राहत देने की जगह सरकार का रवैया समझ पूरे परे है। और वहीं दूसरी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे पर एआरसीपी के शुरुआत किए जाने की अटकलों पर कटाक्ष करते हुए पायलट ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन एआरसीपी को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट जनता के सामने नहीं रखा गया है। इसमें जो समझौता हुआ है उसको लेकर कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज तक भी जिन लोगों पर रात को घुसकर आपने लाठियां चलाई हैं, बर्बरता से व्यवहार किया है, हड्डियां तोड़ी हैं, उनके वाहन जला दिए गए हैं, उनको आज तक मुआवजा सरकार ने नहीं दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग भी बोलते हैं इस बात को। तो सरकार हम तो मांग रहे हैं भाई। पहली बात हमने, सुन लीजिए मेरी बात, पहली बात हमने करी थी। चुनाव होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरकार खुद ही हिंसा करेगी तो वह लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। और मैं तो कोई हिंसा करे मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं, कोई भी हो, और सरकार भी ऐसा करती है तो विरोध हमें करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कॉम्पनसेशन दे, मुआवजा दे, और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई करे। तो इन सज्जन जो दौर भी खत्म बता सबरवाल जी जो हैं, सर अग्रवाल जी हैं, मेरी इनसे मुलाकात हुई नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ, लेकिन मुझसे इतना विशेष प्रेम नहीं क्यों रखते हैं, मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। बाकी राजनीति में बेहतर ये रहता है कि जो टीका टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए, और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, ना मेरी मुझे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। आपसे तो भाई ऐसा है, राजनीति में सैद्धांतिक राजनीति होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, और मुद्दों पर अपने स्टैंड कायम रखने चाहिए। जो लोग इस बात को करते हैं वो लंबा लोगों के दिल में जगह बना के रखते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा रही है कि राजनीति में चाहे हम हारे चाहे जीतें, जनता के बीच रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, और कड़वे बोल कर कोई बहुत ज्यादा लंबा जाता नहीं है। ये मेरा अनुभव रहा है। और वही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज टोंक में मीडिया को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की संसद ने 1991 में एक कानून पारित किया था। देश की आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल है उन्हें यथावत रखा जाएगा, लेकिन लोअर कोर्ट्स में ऐसी घटनाएं सामने आए हैं जहां पर लोगों में बेवजह तनाव पैदा हो रहा है, चाहे वो संभल का मामला हो या अजमेर का। देश में ऐसी ताकतें जो जानबूझकर चाहती हैं कि जनता का ध्यान किसान, बेरोजगारी और महंगाई से हटकर ऐसे मुद्दों की तरफ आकर्षित किया जाए। संभल में बेवजह निर्दोष लोगों की मौत हुई है, कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार है। तो वही लोगों को बांटने वाली ताकतों से हमें परहेज करना चाहिए। और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोका गया। बीजेपी की राजनीति ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अगले 10-5 दिनों में, और एआरसीपी का, बाकी परियोजनाओं का जो मैंने देखा अखबारों में, उसको शुरुआत करना चाहते हैं। आज तक राजस्थान की जनता को ये नहीं पता कि जो समझौता किया है मध्य प्रदेश के साथ, उसमें कितना पानी हमारे हक का हमको मिल रहा है और कितना पानी हमने उनके लिए छोड़ दिया। आज तक किसी को नहीं पता। जो हस्ताक्षर किए सरकार ने, वो कस्टोडियन है हमारे प्रदेश की जो जनता है, उसका सरकार की जिम्मेदारी होती है पारदर्शी तरीके से काम करना। अब क्योंकि सरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है, तो आपस में बैठ के उन्होंने जो समझौता किया है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। तो बेहतर ये होता है कि जनता के सामने सच्चाई प्रस्तुत करते और बताते कि ये व्यवस्था है, ये हमने हस्ताक्षर किए हैं, इतना पानी हमारे को फसल के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, उद्योग के लिए मिलेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं। देश भर के किसान इस मांग को कर रहे हैं कि फसल पर समर्थन मूल्य होना चाहिए। आज भी दिल्ली में लगातार हजारों लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका सरकार के पास कोई समाधान नहीं।
और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने आगे अपने संबोधन में बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। बता दें, उन्होंने कहा कि नौजवान देश है, युवा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो है सरकार उनकी उम्मीदों को पानी फेरकर सिर्फ जुमले देना चाहती है। यह उनकी नीयत है। और इसी बीच लाइट चली जाने के कारण माइक बंद होने पर लोगों ने कहा कि आए दिन लाइट जाती है, जो लाभ जनता को 1 साल से मिलना चाहिए था वह सरकार नहीं दे पाई है, इसलिए हमें सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ जिम्मेदारी हमारी है, विपक्ष की है। साथ ही पंचायत और निकाय के चुनाव जल्द करवाने की भी उन्होंने सरकार से मंच से मांग की है। पंजाब विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के जो है सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। देवनानी ने पंजाब की समिति के सभापति और सदस्यों का अभिवादन करते हुए राजस्थान विधानसभा में बनाए गए संविधान, दीर्घा, राजनीति, आख्यान, संग्रहालय और सदन संचालन से संबंधित नवाचारों के बारे में चर्चा की। राजगढ़ कस्बे में एक गोदाम सहित 2 सूने मकानों के ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया। गोदाम मालिक अशोक मबोडिया ने बताया कि उनका खाद बीज का गोदाम है, जो कि पुराना राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित है, जिसमें वो प्रतिदिन की तरह लॉक करके गए थे। बुधवार को जब सुबह वे गोदाम पर आए तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला सहित 2 ताले टूटे हुए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं राजगढ़ कस्बे के माली मोहल्ला निवासी मंजू जैमन ने बताया कि अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर घर के अंदर रखे बक्सों के सामान को खंगाला है। साथ ही बाइक चोरी करने का प्रयास किया था। कस्बे के बारलाबाज निवासी छगन परेवा ने बताया कि सब शादी में गए थे और मौके पर घर में चोरी हुई। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा ले चोरों की तलाश में जुट गई है। रोड पे ही मेरे ताऊ जी का मकान है, श्री छोटेलाल परेवा। वो रिटायर हैं और आंखों से नहीं दिखता है, तो इस वजह से हमारे एक शादी प्रोग्राम था। हम 26 तारीख को यहाँ से निकल गए थे। मैं आ गया शादी से 2 दिन बाद। मेरे ताऊ जी वहीं रुके थे, उनका स्वाद थोड़ा सा नरम था, तो बाद में आएंगे। सुबह तो हमने देखा कि अभी ताऊ जी, शाम तक ये देखा कि ताऊ जी नहीं आए, तो सुबह देखा कि गेट खुले हुए हैं, लाइट थोड़ी सी हल्की सी गेटों में वो है और आगे होंगे, चलो क्या डिस्टर्ब करे, स्वास्थ्य नरम है। हमें 10 बजे के करीब ये पता लगा कि ताऊ जी आए नहीं है, ताला टूटा हुआ है मेन गेट का और अंदर से भी 3-4 ताले टूटे हुए हैं, सामान पूरा अस्त व्यस्त था। और ये घटना साहब करीब कब हुई है, नाइट को हुई है, सुबह पता लगा है। और ताला लग रहा था, हम जयपुर गई थी। अच्छा। तो यहाँ पे बाहर का ताला तोड़ा, मेन गेट का तोड़ा नहीं था, मेन गेट से टूट का है। फिर अंदर घुसवा का ताला तोड़ा, फिर दूसरा कमरा को तोड़ा, फिर सारा कमरा का ताला काटा है, तोड़ा ना है, हारी वारी जैसे ऐसे काटे जैसे काटे। फिर अंदर कमरा में अटैची बक्सा जो भी कुछ है सारी चीज, फ्रिज खोली है, सारी चीज। कोई सामान चोरी थोड़ी हुआ है? चोरी नहीं, मोटरसाइकिल का तार काट दिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर पर ले जा नहीं पाया, बैटरी डिस पड़ी है। रात को मैं ढंग से पूरी तरह बंद करके गया था और सुबह जब मैं गोदाम पे आया तब मेन गेट का ताला टूटा पड़ा था। उसके बाद मेरे ऑफिस का ताला टूटा था, उसके बाद गोदाम का ताला टूटा। मेरे ऑफिस के ताले में रैक लगी हुई थी, रैक को हटाया गया, तोड़ा गया, उसमें सामान निकाल के बाहर पटक दिए गए और उसमें से मेरी जांच पड़ताल कर रहा हूँ क्या क्या गया। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को मैंने सूचना दे दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही नृशंस हत्याओं और हिंदू बहनों के साथ हो रही दुष्कर्म जैसी जघन्य घटनाओं को लेकर चाकुसू में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन सकल हिंदू समाज ने किया। विशाल धरना प्रदर्शन का प्रारंभ अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। इसके पश्चात हिंदू समाज के समाज प्रमुख प्रबुद्धजनों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को मंच पर आकर अपने वक्तव्य से भर्त्सना की और हिंदू समाज को संगठित रहने का आह्वान किया है और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया। इस दौरान चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा, पूर्व कृषि मंडी जो है अध्यक्ष कैलाश शर्मा सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जो राफा में हमला होता है तो उसमें तो आंसू बहाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर हमला होता है, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत तार-तार होती है, हिंदुओं के साधु संतों के साथ अन्याय होता है, हिंदुओं के साधु संतों का गला रेता जाता है, तब वो लोगों की मुंह में दही जम जाता है, जबान बंद हो जाती है।
एक शब्द नहीं निकलता। उन बॉलीवुड के लोगों से भी, उन वामपंथी लोगों से भी, उन तथाकथित बुंदीजियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जबान आज बंद क्यों है? क्या आज आपकी मानवता मर गई है? क्या आपके अंदर आज मानवीय गुण जाग नहीं रहे? जो आप हिंदू समाज के लोग जो वहां मर रहे हैं उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे? ये सिलेक्टिव लोग हैं। जब जब एक विशेष समुदाय के लोगों की बात होगी तो ये निकल कर आगे आएंगे। कि धर्म में, जाति में, किसी भी चीज में नहीं बटे और एक होके, एक हिंदू होके काम करें। सब लोगों से निवेदन है कि जो बांग्लादेश में ये घटनाएं घटी है वो हिंदुस्तान में न घटे, इसलिए संगठित रहे, एक रहे, सेफ रहे। बटोगे नहीं तो कटोगे भी नहीं। आप सब लोगों से निवेदन है कि संगठन बना के रहे, एकजुटता दिखाएं। आज सरकार को चेताया है कि या तो समय रहते बांग्लादेश में जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है उस पर ठोस कदम उठाए, वरना मजबूर होकर सकल हिंदू समाज को इकट्ठा होकर ऐसा निर्णय नहीं उठाना पड़े जिससे यहाँ पर अहिंसा का माहौल पैदा हो। और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान की बीजेपी सरकार पर डीएलसी दरें दूसरी बार 50% बढ़ाने पर जमकर निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरे राजस्थान में 20 से लेकर 50% तक डीएलसी की दरें बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई और परेशानी का बोझ डाल दिया है। एक वर्ष में 2 बार डीएलसी दरें बढ़ाना सीधे सीधे जनता की जेब काटने के समान है। खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता पहले ही महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है। हर चीज महंगी हो चुकी है। खाने पीने की सब वस्तु महंगी हो गई है। सब्जियां महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, दवाइयां महंगी हो गई हैं और अब डीएलसी दरें बढ़ने से मकान, दुकान, फ्लैट और जमीन खरीदना महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले राजस्थान की जनता से महंगाई रोकने के लिए वादा किया था, लेकिन अब तो बीजेपी सरकार की डीएलसी दरें बढ़ाकर सीधे सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर और फ्लैट का सपना चकनाचूर कर दिया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर दिया। आप मुझे ये बताइए, एक बार आपने डीएलसी की दरें बढ़ा दी, अब मकान, दुकान, जमीन गरीब और मीडियम क्लास तो खरीद ही नहीं सकता। आप तो कैसे भी जनता की जेब काटने का बहाना ढूंढते हैं। पेट्रोल डीजल जनता से दूर हो रहा है, बहुत महंगा कर दिया आपने क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद। दवाई सरकारी अस्पताल में है नहीं, दवाइयां महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग पहले ही परेशान है। अब आपने डीएलसी रेट बढ़ा दी तो आप राइजिंग राजस्थान का ये तोहफा दे रहे हो क्या? राइजिंग राजस्थान क्या जनता के पैसों से लाओगे? राइजिंग राजस्थान के नाम पर आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो और वो खर्चा जनता की जेब से निकालोगे। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकती बीजेपी। डीएलसी दरें जो बीजेपी की सरकार ने बढ़ाई वो आपको वापस लेनी चाहिए। यदि वो आप वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकलेगी बीजेपी। और राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के अवसर पर 12 दिसंबर को जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और युवा और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर जनपद स्थित अमर जवान ज्योति से रन फॉर राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक ली है और संबंधित विधायकों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों का भाग लेना सुनिश्चित करने और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मार्ग अमर जवान ज्योति से एसएमएस स्टेडियम का पूर्ण चक्कर लगाकर टोंक रोड, रामबाग सर्किल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल से अमर जवान ज्योति रहेगा। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ और आमजन सहित हजारों की संख्या में प्रतिभागी रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने नेहरू युवा केंद्र संगठन माय भारत के कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम में युवा समिति संगठन ने ग्राम पंचायत घिर डोडा
मीठा लाटनू में पेड़ लगाकर और पेड़ वितरण कर पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता के बारे में जानकारी दी। युवा समिति संगठन अध्यक्ष वैदेही महर्षि ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र घिटोदा खोरी में पेड़ लगाए गए और तुलसी आंवला आदि के पेड़ घर घर लगाने के लिए वितरित किए गए। भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से की गई ऐतिहासिक पहल से आज हर घर पेड़ से पर्यावरण का हरा रखने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एक पेड़ मां के नाम से जरूर लगाना चाहिए। आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि एक पेड़ लगाने के साथ साथ उसको परिवार का हिस्सा मानकर पालन पोषण करेंगे। और जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सुओमोटो के तहत अतिक्रमण मुक्त सुओमोटो के तहत ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली रोड खोले के हनुमान जी धोबी घाट तक करीब 4 किलोमीटर तक रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 2 हसनपुरा के पास जेकब रोड को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। तो वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विष्णु ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जोन 9 के क्षेत्राधिकारी ने अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को सुआ मोटो के तहत नोटिस जारी कर मुनादी की और अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया गया। तो वही आपको बता दें, परंतु अतिक्रमणकारियों ने जो है अतिक्रमण नहीं हटाए। प्रवर्तन प्रकोष्ठ 12 नगर निगम ग्रेटर के साथ सामूहिक अभियान का आयोजन कर अतिक्रमण हटाया गया। और राजकीय डूंगर महाविद्यालय में BIRC और IQSC के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीन ऑडिट और ग्रीन कैंपस विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का समापन मंगलवार को हुआ। इस दौरान डॉक्टर RK पुरोहित मुख्य अतिथि, वापी के उद्योगपति PD बोहरा, IQSC प्रभारी डॉक्टर दिव्या जोशी, समन्वयक डॉक्टर हेमेंद्र भंडारी और 40 विद्यार्थी अम्बेसडर की उपस्थिति में हुआ। समापन सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन के प्राचार्य डॉक्टर RK पुरोहित ने डूंगर कॉलेज को देश के शैक्षणिक प्रयोगशाला बताते हुए ग्रीन कैंपस के विभिन्न आयामों को रेखांकित किया। IQSC समन्वयक डॉक्टर दिव्या जोशी ने कहा कि डूंगर महाविद्यालय नवाचारों की उद्गम स्थली की और इसी से आज इस कॉलेज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बनी हुई है। समन्वयक डॉक्टर हेमेंद्र भंडारी ने कार्यशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि 4 दिनों में 5 सत्रों में 40 चयनित स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और शोधार्थियों को ग्रीन ऑडिट के 10 बिंदुओं और ग्रीन कैंपस के 20 आयामों पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। और खेरली कस्बे का इकलौता पार्क नगरपालिका की अनदेखी के चलते बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। जनता जो है बेहतर स्वास्थ्य और सुकून के कुछ समय बिताने के लिए बनाए गए पार्क में साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्क में गंदगी और हरे पेड़ पौधों की खराब हालत पालिका के दुष्पूर्ण रखरखाव का खुद ही बयान दे रहा है। नगर पालिका कार्यालय के ठीक सामने स्थित पार्क की हालत को सफाई निरीक्षक सहित कई कर्मचारी भी मौजूद थे। पार्क में लगे कुछ हुए करीब सभी कचरा पात्र इधर उधर पड़े थे। उनके निकला हुआ कचरा बिखर कर पार्क की घास पर था। तो वही पार्क में खाने पीने के सामान लाने पर रोक नहीं होने से कचरा पात्र खाली रैपर और कोल्ड ड्रिंक के बोतल से भरे जाते हैं और इन्हीं कचरा पात्रों में बंदर अपने लिए खाने की तलाश करते हैं। पूरे कचरे को घास में फैला देते हैं। पार्क के रखरखाव का कार्य टेंडर के माध्यम से होता रहा है, लेकिन इस बार पार्क में रखरखाव का टेंडर नहीं होने से पिछले 8 महीनों से नगर पालिका अपने स्तर से कार्य कर रही है और पार्क कार्य में अनुभवहीन कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण पार्क की घास और पौधों की हालत खराब हो गई है। और महवा के हिंडौन रोड स्थित सेंट जेवियर स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने प्रार्थना नृत्य, लड़कियों की शिक्षा और दहेज प्रथा के विरोध में आवाज उठाने, देश के नाम एक फौजी का सलाम, राजस्थानी नृत्य, प्रकृति के प्रति प्रेम, सर्वधर्म समभाव, मां के प्रति बच्चों का प्यार आदि अनेक रंगारंग और प्रेरणात्मक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। विद्यालय के छात्रों ने मोबाइल की सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग को घातक बताते हुए मोबाइल से होने वाले नुकसान को बताने के लिए एक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने और उन्हें वृद्ध आश्रम न भेजने का संदेश दिया। इस मौके पर फादर जुगल ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंट जेवियर विद्यालय भिवाड़ी के मैनेजर फादर थॉमस
कुरियाकोज ने उपस्थित छात्र छात्रा, अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सेंट जेवियर जैसे संस्थाएं क्षेत्र में होने से क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों के साथ शहरी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर पुलिस ने हाईवे पर होटल के बाहर से 52 लाख कीमत की साड़ियों से भरे ट्रक चोरी की वारदात का मात्र 5 दिनों में खुलासा किया है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आपको बता दें कब्जे से 52 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त एक कंटेनर भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।